नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। अब की बार किसकी सरकार? पूरे देश में इसी पर सबकी नजरें टिकी है। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी है मतगणना की। 4 जून को सुबह 8 बजे से ईवीएम खुलना शुरू होगी, लेकिन 7वें चरण के मतदान के बाद से लेकर मतगणना के शुरू होने से पहले के इस समय में दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं एग्जिट पोल ने। जैसे ही देश में एग्जिट पोल सामने आए, उसी के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक की बातें की जाने लगी है। बीजेपी और एनडीए खेमे में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपने दावे पर अडिग है। 295 सीटों का दावा किया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल आने वाले हैं 4 जून को, जिसका इंतजार है, लेकिन आज के एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या एग्जिट पोल आने के साथ ही जिस प्रकार का रिएक्शन एग्जिट पोल के बाद होगा, उसकी आहट देखने को मिल रही है? चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भीमराज जी जाखड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भीमराज जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि आपके टॉप लीडर्स नकार रहे हैं, तो आप भी जाहिर सी बात है नकारेंगे कि ये एग्जिट पोल, अभी तो एग्जिट पोल आने दीजिए, मतगणना होने दीजिए, चुनाव परिणाम सामने आने दीजिए। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं होपलेस होता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। जयराम रमेश ने शिकायत की है कि गृह मंत्री ने 15 कलेक्टर्स को धमका दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे डिटेल मांग ली है, 15 कलेक्टर्स के नाम दीजिए, उन्होंने 7 दिन का समय मांग लिया है। तो क्या फिर से ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप ईवीएम पर भरोसा करेंगे, ईवीएम को लेकर के कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे? देखिए आशीष जी, जहाँ एग्जिट पोल का सवाल है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल के आंकड़े कभी सही नहीं होते। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल जनता से बड़ा एग्जिट पोल नहीं होता। जब जनता खुद चाहती हो, बदलाव चाहती हो, तो उससे बड़ा एग्जिट पोल है नहीं। और लोकतंत्र के अंदर जनता भाई बाप होती है, और इसकी अहम भूमिका होती है। 2004, 2009, 2014 इनका एग्जिट पोल उठा लीजिए, कभी आपको एग्जिट पोल के आंकड़े से नहीं। एग्जिट पोल का कौन एक गांव में, एक गली में, एक गांव मोहल्ले में, एक बस्ती में कहा जाता है? एग्जिट पोल कुछ संभावनाओं का दौर के निकाले जाते हैं, कयास है एक तरह का। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, जो एग्जिट पोल है वो ये है कि देश के अंदर जो तानाशाही का, जो हिटलरशाही का दौर चला है, जो महंगाई, देश के महंगाई के नाम पर देश को लूटा गया, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों मजदूरों के साथ अन्याय किया गया, महिलाओं पे कहर बरपाया गया, चाहे मणिपुर देख लीजिए, पहलवान महिलाओं को देख लीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक काम था जिस सेक्टर में इन्होंने काम किया। जो नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो कौन सी संस्था? सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए सरकार बनाई थोड़ी जाती है। सरकार तो सबके लिए होती है। ठीक है, बीजेपी से प्रधानमंत्री बन गए, वो तो सब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी अकेले बीजेपी के थोड़ी है। तो इन्होंने जो तरीका अपनाया, उस तरीके जनता उनके खिलाफ है। किसान मजदूर सब बदलाव चाहते हैं और बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ये मीडिया जो करना चाह रहा है, मीडिया कुछ भी कहे, मीडिया वो कहेगा जब 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे। और रही बात ईवीएम की, ईवीएम का सवाल है, तो ईवीएम का जो आपको कल देखने को मिलेगा, तो कल की बातें कल करेंगे। अभी जनता बदलाव चाहती है और कल शाम तक देख लीजिएगा इंडिया तो ईवीएम को घोषणा कल के बाद चालू करेंगे कि ईवीएम का जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईवीएम 2 कंपनियां बनाती है, बेल और ईसीआईएल। बेल के अंदर 7 डायरेक्टर हैं, जिसमें 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो आप बताइए कि उसके अंदर किस होते थे? जब जो एक प्राइवेसी ईवीएम थी, जिन ईवीएम से आप सत्ता में आए, राजस्थान में आपने सत्ता चलाई, कांग्रेस भी जीत करके मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत, वो भी ईवीएम से ही बने थे। मैं आपकी बात कह रहा हूं, पर हम ये पूछना चाहते हैं, हमने पहले भी पूछा कि आप ईवीएम से चुनाव करा रहे हो, तो ईवीएम जो बनाने वाली कंपनी है उसके अंदर आपके बीजेपी के पदाधिकारी कैसे पदस्थापित हो गए? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और वहां से जो ईवीएम निकली है वो गायब कैसे? ये सवाल बार बार पूछेंगे, इनका आज तक जवाब नहीं मिला। हम ये पूछना चाहते हैं। और जो आपने कहा, चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा दिया आपकी टॉप लीडरशिप ने, आपकी पार्टी ने। तो चुनाव आयोग को जो कंप्लेन दी, जो शिकायत की, उसमें सुनवाई कहां हुई? उसकी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सवाल चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम नहीं किया तो सवाल पूछ लिया लीडर्स ने, इसमें कौन सी बड़ी बात? चुनाव आयोग से तो कोई भी सवाल पूछता है। ठीक है चेतन जी, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया है जैसा भीमराज जी कह रहे हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, और ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेंगे या नहीं ये कल तय करेंगे। हालांकि इन्होंने संकेत दे दिया है कि ईवीएम को बनाने वाली जो कंपनी है उनमें भाजपा ही शामिल हैं। क्या कहेंगे इस पूरे ओवरऑल जो बयान है
पूरा सिनेरियो है, एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में हालांकि आपकी पार्टी एडवांटेज में है, हैट्रिक बनती हुई नजर आ रही है, उत्साहित है बीजेपी, लेकिन 295 का दावा इंडी गठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी मीडिया का सर्वे है, ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल नकार दिया जाएगा। 295 सीटें इंडी गठबंधन लेकर के आ रहा है। चेतन जी। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए सभी कर्मचारी बंधु, मीडिया, पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजस्थान के 6 करोड़ मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ। दूसरी बात, हमारे मित्र ने ईवीएम की बात की, एग्जिट पोल की बात की। एग्जिट पोल के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल एक धारा का प्रवाह बता देता है कि धारा किस दिशा में जा रही है, और ये एक नहीं है, ये अनेकों एग्जिट पोल होते हैं। कभी कांग्रेस को समर्थन होता है, कभी बीजेपी को होता है, कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, लेकिन एक धारा का प्रवाह बता देते हैं कि ये किस दिशा में धारा बहेगी आगे जा करके। तीसरी बात, ईवीएम पे बात की, कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने क्या कहा था, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा हम जीतेंगे तो ईवीएम सही है और हम हारेंगे तो ईवीएम खराब है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये भारत के 140 करोड़ मतदाताओं का अपमान है, जो अपना मतदान करते हैं, मतदान बूथ पर जाते हैं और अपने पसंद की पार्टी को, पसंद के व्यक्ति को वोट देते हैं। ये उन लोगों का अपमान है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। कर्नाटक में सरकार बनती है, ईवीएम सही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है, ईवीएम सही है। राजस्थान में सरकार बनती है, ईवीएम सही है। हिमाचल में सरकार बनती है, ईवीएम सही है। तो ये तो पूरी भारत की जनता जान गई है कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या है। तीसरी बात, आपने बात की भेल बनाती है, रियल सीएल बनाती है, डायरेक्टर में वो है। अरे भाई, भाजपा की गवर्नमेंट है, आपके शासन के अंदर जब ये बोर्ड का गठन होता था, उस समय भी ईवीएम वही बनती थी, उस समय भी ईवीएम का सारा काम वही होता था, उसमें कांग्रेस के डायरेक्टर रहते थे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। सरकार रहेगी, उनके डायरेक्टर रहेंगे, और ये सिस्टम का एक सरकार बने, बीजेपी के कांग्रेस के सारे नेताओं को हम डायरेक्टर बना दें, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। तीसरी बात, कहना ये है कि डायरेक्टर है तो क्या वो छेड़छाड़ कर सकते हैं वहां पे, ईवीएम में कोई ऐसी मशीन फिट कर सकते हैं? नहीं, जो आरोप लगे ना, उस पर मैंने रिप्लाई किया है जी। छेड़छाड़ का तो आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने 6 महीने का समय दिया था पूरे भारत के अंदर कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था के ईवीएम को चेक कर सकती है और अपनी उसमें बता सकती है क्या इसके अंदर। चलो वो तो एक अलग मैटर है, मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत की मतदाताओं का अपमान है अगर ईवीएम पे मैं कोई बात करता हूं तो। मैं आता हूं असली बात पे कि हम लोग चुनाव क्यों जीत रहे हैं, हम क्यों दावा कर रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। हम इसलिए दावा कर रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम भारत के अंदर हुए हैं, वो पिछले 70 साल से जब आदमी तुलना करता है, मतदाता तुलना करता है, उस तुलना में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मोदी जी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाया भी है। चाहिए योजना। और एक बात बताइए, 52 करोड़ लोग जो लाभार्थी है, जिनके घर में गैस सिलेंडर मिला है, जिनके घर में हर नल मिला है, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, मुफ्त राशन मिला है, वो एक बड़ा वर्ग है। और मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर आप विधानसभा और लोकसभा पोल की जब आप देखेंगे 2014-2018 दोनों के अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, 1-1.5% का अंतर रहता है। कांग्रेस सरकार बनती है तो आधा % से ज्यादा से बनाती है, बीजेपी बनाती है 1%। लेकिन जब लोकसभा में आते हैं, लोकसभा में 24% मत का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। राजस्थान के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है 35 पॉइंट समथिंग और बीजेपी है 59 पॉइंट समथिंग। ये जो 24% जो वोट है, ये वोट है मोदी जी के लाभार्थी वर्ग का वोट है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं आपको। तो क्या वो लाभार्थी विधानसभा चुनाव जब होता है तब वो भूल जाते हैं मोदी जी के उस काम को? मैं इसी बात पे आता हूं, वो जो लाभार्थी वर्ग है वो देश के लिए वोट कर रहा है, लोकसभा सांसद चुनने के लिए वोट कर रहा है, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वोट कर रहा है, और वो तुलना करता है राहुल गांधी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी तुलना करता है। तो आप, मैं और आप नहीं, आप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव ढाणी जाएंगे तो हर आदमी कहता है कोई तुलना ही नहीं है राहुल गांधी जी की और प्रधानमंत्री जी की, कोई तुलना। इसी कारण से तो हार रहे हैं। बीजेपी कभी हवा में बात नहीं करती आशीष जी, मैं जो कहता हूं बिल्कुल आधार से कहता हूं, और आधार हमारा बड़ा मजबूत है। चाहे आप राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न ले लीजिए, चाहे राष्ट्रवाद ले लीजिए, हम ये कहते हैं विरासत भी और विकास भी। हम ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इस धारा पे चलते हैं। कांग्रेस तुष्टिकरण पे चलती है। कांग्रेस का आप न्याय पत्र पढ़ लीजिए, उसके 14 पॉइंट पढ़िए आप, उसमें आप साफ नजर आएगा ये मुस्लिम लीग के आधारित पार्टी है और तुष्टिकरण के लिए वोट प्राप्त करना चाहती है। और तुष्टिकरण को भी मुसलमान भाई बंधु समझ गए हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया पिछले 65 सालों में, वो भी इनकी भावनाओं को समझ गए हैं, वो भी इनको समझ गए वोट लूटने की पार्टी है। वोट लूटने के बाद ये हमारे को भूल जाती है, तो वो भी इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसी का कारण है कांग्रेस 400 से 40 पर आई। और इस बार मेरा व्यक्तिगत मानना है
कांग्रेस 20-30 सीटों के बाद सिमट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को सबने नकार दिया है, इवन क्षेत्रीय पार्टियों ने नकार दिया है। आप आम आदमी पार्टी की बात करिए, भगवंत मान वो पंजाब के अंदर कहते हैं एक थी कांग्रेस, और वही आम आदमी पार्टी केजरीवाल कंधा से कंधा मिला करके दिल्ली के अंदर खड़े होते हैं। क्या भारत की जनता नहीं जानती? कॉमरेड केरल के अंदर राहुल गांधी जी के खिलाफ खड़े हैं, डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है और बंगाल में जाके साथ लड़ रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, भारत के मतदाता बड़े जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, पूरा वाच रखता है, और वो कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई देता है, इसी कारण से वो मतदान नहीं करता। भीमराज जी, भारत का मतदाता जागरूक है, वो सब जानता है, समझता है, और विधानसभा चुनाव आता है तो अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आता है तो अलग मुद्दे होते हैं। जनता के मन में देश का नेतृत्व दिखता है, देश की सुरक्षा दिखती है, और इसी वजह से बीजेपी को, एनडीए को बेनिफिट हो रहा है, जैसा कि चेतन जी ने कहा है। क्या कहेंगे? चेतन जी हमारे सीनियर रहे हैं कॉलेज टाइम के जी, अच्छा लगा आज साथ डिबेट में। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मतदाता जागरूक है, नो डाउट जी, मतदाता जागरूक है, मतदाता समझता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मेरे को एग्रीकल्चर में ये चाहिए, मुझे व्यापार में ये चाहिए, मुझे कृषि में ये चाहिए, वेटनरी में ये चाहिए, वो सब चीज़ समझ रहे हैं। हमको क्या दिया, हमने फाइनेंस में ये चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पहले इन्होंने किसान सम्मान निधि का जिक्र किया था, मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 58.27 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 2023-24 में 38 करोड़ हो गए। क्या पहले वाला सही था, अब वाला गलत है? और राजस्थान की बात कर लेता हूं, 2022-23 में 72 लाख किसानों, 72 लाख 60,000 किसानों किसान सम्मान निधि 2023-24 में 61 लाख को दी। एक तो ये बात होगी। और किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल महंगा होने से प्रति हेक्टर 2,000 रुपए तो बोनी महंगी हुई है, जबकि बाकी और सामान उसमें पेस्टिसाइड है, बीज है, लेबर है, उनकी गिनती अलग है, वो होगी। तो आप बताइए किसान सम्मान निधि कहाँ काम आएगी? और ये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम है केंद्र सरकार की, और उसके अंदर आज 2021 के बीमे को लेकर किसान आज परेशान है, तो दिलाना चाहिए था इनको, यदि किसानों की चिंता होती तो। और किसानों की चिंता होती तो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे, तब आपको चिंता क्यों नहीं? 750 किसान शहीद हुए, कभी उनको खालिस्तानी बोला गया आपके द्वारा, कभी आपने आतंकवादी कहा, कभी कुछ कहा। आप क्या हुआ फिर? लास्ट माफी मांगनी पड़ी। और आज भी किसान वही सड़कों पे बैठे हैं। और शुभकरण सिंह को हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर में लाके सिर में पीछे से गोली मारी गई, तो आप बताइए उसकी एसआईटी की जांच क्यों बंद करना चाह रही है हरियाणा सरकार? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच जारी रखिए, आखिर उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती? दूसरी कहते हूं मैं, जब एक बात बताइए कि महिला पहलवानों की आप जिक्र करते हो, महिला पहलवानों को इतना ब्रजभूषण का समर्थन क्यों कर रहे थे? आपको न्याय दिलाना चाहिए था। मणिपुर के अंदर एक बार तो आप बोलते मणिपुर के बारे में, मणिपुर हिंदुस्तान में ही है। और अमित शाह जी को याद आ जाता है चुनाव के समय, कि चुनाव के समय चले जाते, इतने दिन क्यों नहीं गए मणिपुर में? मणिपुर तो देश का हिस्सा, वहां महिलाओं को नगर घुमाएगा। एक फौजी कहता है मैंने देश के घुसपैठियों को भगा दिया, पर मैं मेरी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। आप चाइना किस तरह अभी होता जा रहा है, वो मालदीव में कब्जा कर रहा है, पीओके के अंदर सड़क बना रहा है, तो आप उसको रोकिए ना, कब लाल आंख दिखाओगे? उसने सारा टेलीकॉम सेक्टर अपने से एक्वायर कर लिया, क्योंकि मोदी जी ने सब काम चाइनीज कंपनियों को दिया। और साइबर क्राइम के केस पिछले 4 महीने में 1 साल की बजाय 2 गुने बढ़ गए हैं। आज हर साल देखिए साइबर क्राइम बढ़ता है, उसका कारण क्या है? इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और जो जासूसी लिए बदनाम कंपनी, उनको काम दिया गया, 10 करोड़ नरेगा मजदूरों निकाला गया, और जो केसीसी का किसानों का ब्याज है यूपीए टाइम में 7% है, वो 13% कर दिया गया। आखिर किस ओर ले जा रहे हो आप देश को? देश के एजुकेशन सेक्टर, हर साल आज पेपर के अंदर आया कि जितने स्टूडेंट एमबीबीएस करने बाहर जा रहे हैं, इससे कितने मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं। महंगाई का आप देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने 2016 के बाद मोदी सरकार ने किए हैं, और पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने सिर्फ एक इशारे पे कर दिया, क्योंकि वो कभी जंतर मंतर पे भी नहीं आए। और किसान आते हैं, पूरे विश्व में 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है, 1 सेकंड, और कहीं ऐसा नहीं रहा लाठी गोली बंदूक से बात की जाए और किले रोपी जाए। वो किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासी, वो आज इसके बीजेपी गवर्नमेंट को भगा रहे हैं, और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आ रही है, क्योंकि उनको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। ठीक है, चलिए भीमराज जी ने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी, जवाब लेंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी से। चेतन जी, किसान सम्मान निधि जिस प्रकार से दी जा रही है, ऊंट के मुंह में जीरा इन्होंने बताया है। 2021 का फसल बीमा का मुआवजा, उसके लिए किसान इंतजार कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार हम जा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? क्या इन सब चीजों को गौण कर दिया गया है इस चुनाव में? ये चीजें कहीं आड़े नहीं आ रही है? क्या किसान इन मुद्दों को भूल चुका है? और जिस प्रकार से जो आंकड़ों की हेराफेरी इन्होंने बताई है, 2022-23 में 58 करोड़, और अगर बात करें राजस्थान की, 72 लाख 6,000 से घट करके 61 लाख रह गई है।
लाभार्थियों की संख्या कम क्यों हो रही है? मैं सबसे पहले तो किसान कानून पे आता हूँ। किसान कानून पे जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी अपनी, उसके बाद में चुनाव हुए 3 राज्यों में, चुनाव के परिणाम बताते हैं कि मतदाता इनके आरोप पर कितना विश्वास करता है। इनके आरोपों का जवाब मतदाता अपना मत दे करके देता है, और जो मत दे करके परिणाम तो देता कल है, आएंगे ना? नहीं, विधानसभा चुनाव, उसके बाद में विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसके अंदर जनता ने फैसला दिया, किसानों ने भी दिया, गरीबों ने भी दिया, मजदूर ने भी दिया, महिलाओं ने भी दिया, सबने दिया। जब जनता फैसला दे देती है तो ये जनता मोहर लगाती है कि ये जो कर रहे हैं, ये सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इसीलिए राजस्थान की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था जनता ने, क्योंकि ये जो हाँ विपक्ष का धर्म है हमारे ऊपर आरोप लगाना, लेकिन आरोप कितनी गंभीर आरोप है, क्या गंभीरता आरोपों में है, क्या आरोपों में सच्चाई कितनी है, ये जनता तय करती है। ना तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, ना कांग्रेस तय करती है। और जनता जब तय करती है, जनता अपना मतदान देती है, और जनता जब मतदान करती है तो वो ये देख करके करती है कि कौन सही है और गलत है। इन सब का फैसला 3 राज्यों के चुनाव के अंदर जनता ने करके दिखाया, और सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, और 115 सीटें लेकर हम आए, चुनाव जीत कर गए। यह था मेन बात। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि की इन्होंने बात की। आंकड़े प्लस माइनस चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर कई क्राइटेरिया है, कई गाइडलाइन है। उन गाइडलाइन में कभी बढ़ते भी हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा गहराई पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, जिस प्रकार से किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, प्रधानमंत्री जी ने जब ग्रामीण शौचालय दिए थे, जिसको हम इज्जत घर बोलते हैं, तो ये नहीं देखा था कि कौन सी पार्टी का है, कौन सा धर्म का है, कौन सी जाति का है, सबको मिला। अगर पानी का नल लगा तो हर घर में लगा, अगर उज्ज्वला सिलेंडर दिया तो हर घर में लगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोकसभा के अंदर लेकर आए, और महिलाओं को 33% उनका हक दिलाने का जो काम किया है विधानसभा और लोकसभा में, ये अपना में बड़ी एक उपलब्धि है। 3 तलाक में मुस्लिम बहनें जिस प्रकार से हमारा समर्थन करने लगी है, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र रहा है विरोध के नाम पे विरोध करना। करिए विरोध, धर्म है आपका, लेकिन विरोध के नाम पे आप राष्ट्र का विरोध मत करिए, सेना का विरोध आप मत करिए, सेना का मनोबल आप मत तोड़िए, राम मंदिर का अपमान आप मत करिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से आप धारा 370 का विरोध मत करिए। वो बातें चुनाव में हो चुकी, 3 तलाक का विरोध, हाँ, जनता इसीलिए मतदान हो चुका है, वो बातें हो चुकी है। इसीलिए मैं आता हूँ, मतदाता उसी पार्टी को समर्थन देता है जिस प्रकार से मतदाता ने अपना काम कर दिया। मतदाता ने अपना काम कर दिया। बात अपन एग्जिट पोल पे कर रहे हैं। एग्जिट पोल अगर एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो क्या वजह रहती है? राजस्थान की अगर बात कर ले, 25 सीटें, हैट्रिक की बात की जा रही थी, मिशन 25 फिर से सफल होने की बात की जा रही थी। जिस प्रकार से अगर आप एग्जिट पोल को मानते हैं, तो क्या राजस्थान में जो लॉस दिखाया जा रहा है, उस लॉस की क्या वजह मानते हैं? क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या इसे एक्सेप्ट करते हैं? मैं इसी बात पे आता हूं। मैं शुरुआत भी इसी से की थी जी। 35% और 59% वोट का जो डिफरेंस है, 2014 में भी हमें यही कहा जाता था। एक मिनट 2014 में भी हमें यही कहा गया था, 2019 में भी हमें यही कहा गया था, इतनी सीटें आप हार रहे हो। ठीक है, कहना हम मानते हैं, एग्जिट पोल को हम मानते हैं, कभी हम नहीं, लेकिन हमारा खुद का आकलन है। हमने खुद ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हम सड़कों पर गए, ढाणियों में गए, हमने मतदान करवाया, हमारे कार्यकर्ता बूथ पर बैठा है। मैं आज आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूं, कल मेरे को डिबेट में भी बुलाना आप, हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। केवल दौसा, करौली, धौलपुर के अंदर हम पिछले बार कम मार्जिन वोटों से हारे थे। एक सीट हम 77,000 वोटों से हारे जीते थे, 77,000 वोटों से जीते थे, दूसरी 1 लाख समथिंग वोटों से जीते थे। बाकी सारी की सारी सीटें जीतने का जो मार्जिन हमारा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इवन भीलवाड़ा सीट तो हमने 6,16,000 मतों से जीती। चित्तौड़गढ़ सीट हमने 5,76,000 वोटों से जीती। राजसमंद सीट हमने 5,51,000 वोटों से जीती। गंगानगर सीट हमने 4,06,000 वोटों से जीती। बीकानेर सीट हमने 2,67,000 वोटों से जीती। इस प्रकार से आशीष जी जीत का जो मार्जिन है। तीसरी एक लास्ट बात कहकर मेरी बात को विराम दूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी राजस्थान के अंदर हताश और निराश थे। आपने भी देखा है किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की टिकट मिलने के बाद में। जब हताश और निराश व्यक्ति जब युद्ध के मैदान में जाता है, वो क्या करता है, उसका वोटिंग परसेंटेज कम होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं को बूथ तक ला ही नहीं पाए, ना उन्होंने मेहनत की। क्यों मेहनत? उनको पता था हम चुनाव हारे हुए हैं। केवल 4 सीटें ऐसी है राजस्थान में, 5 सीटें ऐसी है जहां प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी मेहनत की। भाजपा तो हमेशा मेहनत करती आई है। हमारे लिए एक एक सीट जीवन मरण का प्रश्न है। हम कभी ये नहीं सोचते 6 लाख से वोटर जीते हुए हम जीते हुए, हम कभी ये मान के नहीं चलते हैं। हम उसी प्रकार से मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से बूथ पे हम काम करते हैं, ताकि हमारे कोई कमी नहीं रह जाए चुनाव के अंदर, ताकि हम ये नहीं लगे कि वो ये काम कर लेते तो हम ये हो जाता। हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरे को भी कल आप डिबेट में बुलाना, मैं भी आऊँगा। रिजल्ट आएगा उसमें अपन सब बात करेंगे। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और अच्छे मार्जिन से जा रही है।
ठीक है भीमराज जी, 25 की 25 सीटें और आप कह रहे हैं कि हम यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 से 10 सीटों की बातें प्रदेश नेतृत्व भी कर रहा है कि कांग्रेस यहां पर टक्कर दे रही है बीजेपी को, लेकिन जिस प्रकार से बात की जा रही है कि इंटरनल सर्वे है, ये तो एग्जिट पोल को इस दिशा में नकार रहे हैं कि 25 की 25 आ रही है, 25 में कम क्यों बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को मानते नहीं है इस दिशा में कि जो बताया गया फिगर है वो सही नहीं। वो तो कल शाम को पता चल जाएगा बीजेपी कितनी सीटों पे मोरिये बोल रहे हैं। ये दावे तो इन्होंने बहुत किए थे, और दावे मैं आपको कह रहा हूँ ये खोखले दावे हैं बीजेपी के, और जनता इस खोखले दावों को नकार चुकी है। पहले भाई साहब ने, चेतन जी भाई साहब ने कहा था किसानों के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि किसानों का किसान सम्मान निधि में के साथ धोखा क्यों हुआ, क्योंकि केंद्र की किसान सम्मान निधि 14% घटाएगी और राजस्थान की 15.5%। आप अन्नदाता संरक्षण योजना का बजट 2200 करोड़ की जगह 1700 करोड़ किया गया। यूरिया सब्सिडी 1,28,000 की 1,19,000 कर दी गई। फसल बीमा 15,000 करोड़ था, उसको 14,600 किया गया। खाद्यान्न स्टैंड मूवमेंट था वो 13,200 करोड़ था, उसको 7,075 करोड़ किया गया। और इसके अलावा आप बताइए कि किसानों को जो केसीसी लोन है उसके अंदर आपकी सरकार का कोई एक्शन किसानों को प्रदान करे जिसमें किसानों को लाभ हो, एक गिना दी। सिर्फ आपने क्या किया कि आपने खुली जो कॉर्पोरेट के बैंक है उनको खुली छूट दी कि आप जमीनों पे पहले लिमिट होती कि एक बैंक 20,000 रुपए बीघा देगा, उनको बोला कि आप 1-1 लाख रुपए दीजिए ताकि किसान ब्याज नहीं पाए। ये तो हाल है। और फसलों की बात करता हूँ, आपकी सरकार ने वादा किया था 2,800 रुपए गेहूं खरीदेंगे, इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। आज 2,400 बिक रही है। और किसानों की अभी फसल निकल रही सरसों जो कांग्रेस राज्य में 6,000 बिक रही थी वो 4,500 बिक रही है। एमएसपी पे तो खाली आप 25 क्विंटल ही ले रहे हो। और आगे बात करते हैं, आपने अग्निवीर लेके युवा कूट में छोरा क्यों घोंपा गया, उसका आप कभी नाम नहीं लिया। आपकी केंद्र के सरकार के और केंद्र सरकार के अधीन संस्थाओं में 30 लाख के करीब सीटें खाली, उनको भरने के लिए आपने क्या एक्शन लिया, उसका कुछ नहीं किया। और जो कोरोना काल के अंदर 2 साल का जो आर्मी भर्ती के अंदर नौजवानों को एक्सटेंशन मिला था वो भी आपने दिया, वो जवान तो एवरेज हो गए, उसका कभी आपने जिक्र नहीं किया। और शिक्षा का हाल देख लीजिए, हर साल आपने शिक्षा का बजट घटाया है। और यहाँ की आप सरकार को देख लीजिए कि चिरंजीव योजना बंद करने के बाद 2.5 गुना सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बढ़ गई। और कभी तो सचिन शर्मा जैसे बच्चे की गलत ब्लड से डेथ हो जाती है और कभी महिलाओं का ऑपरेशन हॉस्पिटल की जगह हो जाता है। क्या सचिन शर्मा के कारण लापरवाही डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई हुई? क्या महिला चिकित्सालय में महिलाओं का पर्सो वसूल पे कोई कार्रवाई हुई? और इनके दो विधायक गए थे, उस धरने में मौजूद था। सचिन शर्मा को आज तक न्याय नहीं मिला। और इसके बावजूद आप कह रहा हूं अभी 7 साल के अंदर गेहूं सबसे कम स्टॉक है आज के दिन एफसीआई में। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो बजट है, सारी जो बातें हैं वो चुनावी मुद्दे में गोदामों में बढ़ता ठीक है। ये बातें खूब बोली आपने, हजारों बार बोली है, चुनावी सभाओं में बोली है, जनता ने जनाधार दे दिया है। किसको दिया है ये कल पता चलेगा। जी चेतन जी क्या कहेंगे? केवल एक लाइन। हाँ बताएं। कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के अंदर कृषि बजट था 23,156 करोड़ रुपए, केंद्रीय कृषि बजट। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में कृषि बजट हो गया 1,23,000 करोड़ रुपए। अब आप क्या तुलना करेंगे? कहाँ फसल सम्मान की बात करेंगे, कहाँ नैनो यूरिया की बात करेंगे, कहाँ आप किसान सम्मान निधि की बात करेंगे, कहाँ आप फसल बीमा योजना की बात करेंगे, कहाँ आप सोइल मृदा हेल्थ कार्ड का बात करेंगे? क्योंकि आपने 23,000 करोड़ बजट रखा था, मोदी जी की सरकार ने उसको बढ़ा करके करीब 5.5 गुना कर दिया। जो कृषि बजट इतना बढ़ा है वो कृषि बजट किसानों के हित के लिए बढ़ा है। हमने फार्म इम्प्लीमेंटेशन में जिस प्रकार से सब्सिडी दी, जिस प्रकार से डिक्की योजना के अंदर सब्सिडी दी, जिस प्रकार से सोलर पंप के अंदर हम सब्सिडी दी, जिस प्रकार से नैनो यूरिया लाए, ये जितने भी काम किसानों के। एक बात बताता हूँ आशीष जी, किसान समर्थन क्यों करता है मतदान भाजपा के पक्ष में क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास है। क्योंकि विश्वास इसलिए है, पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और विश्वास सामान्यतः बहुत मुश्किल से पैदा होता है जनता के अंदर विश्वास। जनता मोदी जी पे विश्वास करती है, जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा 370, एनडीए 400 पार। कल शाम को इसी समय अपन लोग यही डिबेट में बैठेंगे और हम 400 पार भी जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे और इस देश को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। भीमराज जी 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं पूछना चाहता हूं, अब पूछना नहीं, अब तो जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा कि यदि आपको किसानों की चिंता थी और इतनी चिंता थी तो आपने जो 1 लाख करोड़ का जो यूपीए गवर्नमेंट में जो किसानों का ऋण माफ हुआ था उसके बारे में कभी आपने बात की? आपने सिर्फ और क्या, जो महंगाई के कारण किसान दुखी है, आपने किसानों के संयंत्रों पे और किसानों यंत्रों पे और उनके उपकरणों पे जो जीएसटी का भार लादा गया उसका आप कभी जिक्र नहीं करोगे। आपने खाली सिर्फ और सिर्फ
ये जो कॉर्पोरेट की जमीन है उनको खाली लाभ देने का, और कॉर्पोरेट की जमीनों को लाभ देने के लिए जो बजट बटाने की बात कर रहे हो उसका आंकड़ा आप जनता के सामने रखिए, आप कभी नहीं रखोगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10 कंपनियां हैं जिसमें 7 प्राइवेट कंपनियां जिसमें 40,000 करोड़ का घोटाला है, उसका आप जिक्र कीजिए ना, आपका कभी नहीं करोगे। और 2021 का क्लेम नहीं रहा, बैंक तो पेनल्टी लगा रहा है, किसानों पे ब्याज लगा रहा है और कंपनियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसान धरने पे बैठे रहे और कोई कार्रवाई नहीं। और इनकी सरकार में इंदिरा गांधी नहर का मरम्मत होता भी यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, इन्होंने आते ही यूपीए का आते ही उसका काम मेंटेनेंस का काम भी बंद कर दिया। आप कौन, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी है ये 150 पे सिमट रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है 295 प्लस आ रही है, और किसान मजदूर व्यापारी सब खुशी के गीत गाएंगे। ठीक है चेतन जी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें। अभी आईजीएनपी नहर की हमारे मित्र भीमराज जी ने 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। आईजीएनपी नहर का नहरबंदी हम लोगों ने इस बार नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्यों लगातार मरम्मत का काम पिछले 5-6-10 सालों से हो रहा था, और चूंकि पानी की किल्लत थी, गर्मी का मौसम है, मई जून का किसानों की फसलें बोने का समय था, कपास की बुआई का समय था, इसलिए उनको हमने मुक्त किया है और आज राहत महसूस कर रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिलों का आईजीएनपी के जैसलमेर, बाड़मेर तक किसान राहत महसूस कर रहा है कि पीने का पानी मिल रहा है, पशुओं को पानी मिल रहा है, और तो और फसल बुआई के लिए पानी मिल रहा है। ये यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, नहीं तो कभी आज तक नहीं हुआ ये काम। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता, तो वहीं भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों शामिल हुए। आज हमने चर्चा की एग्जिट पोल को लेकर के। एग्जिट पोल का इंतजार है, एग्जिट पोल आएंगे 4 जून को 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरे देश की निगाहें मतगणना पर। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।